जर्रा एक गुबार समझ मैं भी कभी पहाड़ था, कांपता था जहां मैं शेर सी दहाड़ था। वक्त वक्त की बात है, मैं कहां से कहां आ गया, नाथ के चक्कर में अनाथ का मंजर आ गया। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो में। इसमें हम आपको खबर दिखाने से पहले उस पर करते हैं 100% रिसर्च, ताकि आप खबरों को बेहतर और आसान तरीके से समझ सकें। बिगड़ा गणित हो गया खेल, शिंदे नाराज, उद्धव फेल, ऑपरेशन लोटस कर गया कमाल, एकनाथ। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट अभी तक बना हुआ है, घमासान मचा हुआ है। गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक, मैरीन ड्राइव से सह्याद्री तक तमाम तरह की कोशिश हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। शरद पवार ने माफ कीजिएगा उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, कमलनाथ की मुलाकात की, और कहा जा रहा है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह भी दी। लेकिन ये एक ऐसी खबर है जो अभी जिसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, इस पर भी चर्चा हो रही है। उससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को संबोधित करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया और उस पर बहुत सारी बातें की है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप चाहेंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। उद्धव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। देखते हैं कि उस अपने संबोधन में शिवसेना के अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने क्या कहा। उद्धव ने तोड़ी चुप्पी और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि इस पर चर्चा हो रही थी कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, और उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि शिवसेना अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार हूं। ये उद्धव ठाकरे ने कहा। उन्होंने कहा कि शिव सैनिक गद्दारी ना करें। ये उनका निशाना था एकनाथ शिंदे पर कि शिव सैनिक गद्दारी ना करें। आज भी बाला साहब वाली शिवसेना है। आपको याद होगा कि एकनाथ ने कहा था कि बाला साहब वाली शिवसेना के साथ हैं वो, तो उद्धव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आज भी बाला साहब वाली शिवसेना है। आज भी शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी है। आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे ने इस बात की चर्चा करते हुए उस पर हमला किया था उद्धव ठाकरे पर, और उन्होंने कहा था कि वो हिंदुत्व के एजेंडा से हट गए हैं। तो उसकी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, यानी वो कोई इस तरह के दबाव में नहीं है। इस बात का जिक्र उद्धव ठाकरे ने किया है और साथ ही कहा कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मतलब वो एक तरह से वार्न भी कर रहे हैं कि मैं इसको चलाते रहूंगा। एकनाथ शिंदे को दल बदल कानून से बचने और उद्धव सरकार गिराने के लिए शिवसेना के 37 विधायक चाहिए, लेकिन वो बागियों के डेरे में लगातार शिवसेना विधायकों को जोड़ते जा रहे हैं। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 46 विधायक है, 46। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर शिंदे चाहते क्या है? जरूरत से ज्यादा शिवसेना के बागी विधायकों को क्यों अपने साथ ला रहे हैं? उद्धव से खुली बगावत के बावजूद शिंदे लगातार ये क्यों कह रहे हैं कि वो बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक हैं और उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है? और इस सब के बीच बीजेपी ने अब तक विधानसभा सत्र बुलाने की मांग क्यों नहीं की है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का एक ही जवाब है, एकनाथ शिंदे का टारगेट महज उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनना नहीं, यानी सरकार पर कब्जा करना नहीं, बल्कि शिवसेना छीनना भी लगता है। आइए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या है बिग गेम की इनसाइड पिक्चर। यदि हम समझेंगे कि कानून के तौर पर देखेंगे कि कानूनी तौर पर राजनीतिक पार्टियों में कैसे बंटवारा होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि सभी जगह चर्चा हो रही है दल बदल कानून को लेकर, लेकिन हम बताते हैं आपको कि दल बदल कानून क्या आज की तारीख में महाराष्ट्र में लागू होता है। यदि कानून को देखें तो महाराष्ट्र में इस वक्त दल बदल कानून लागू नहीं हो रहा है। दल बदल कानून की शर्त है पहली कि वो विधानसभा सत्र होना चाहिए, विधानसभा सत्र चल रहा हो, और विधानसभा सत्र में पार्टी के विधायकों के बीच होने वाले बंटवारे को पार्टी में बंटवारा माना जाता है। यदि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो विधानसभा सत्र में नहीं होने पर विधानसभा से बाहर का बंटवारा होता है, वहां पर विधायकों का बंटवारा नहीं माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
दूसरी बात है कि ऐसे बंटवारे पर ही दल बदल कानून लागू होता है, यानी विधानसभा के भीतर कोई बंटवारा होता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है। यदि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो और तब अगर ऐसा बंटवारा हो तो उस पर चुनाव चिन्ह पर कोई खेमा दावा कर सकता है, लेकिन वो विधायक दल का बंटवारा नहीं माना जाता। यदि विधानसभा सत्र में हो तो दल बदल कानून लागू करने के लिए विधानसभा का सत्र में होना जरूरी है, ये सबसे जरूरी बात है। जबकि यह तय होना होता है कि कौन सा खेमा असली पार्टी है। जब यदि विधानसभा सत्र नहीं हो रहा हो और पार्टी में बंटवारा हो रहा तो ये तय किया जाता है कि असली पार्टी कौन है। यदि सत्र चल रहा हो तो वहां पर दल बदल कानून लागू होता है। विधानसभा सत्र में हो तो ऐसे हालत में विधानसभा के स्पीकर के हाथ में फैसला होता है, यानी जब विधानसभा चल रही है और वहां पर बंटवारा हो जाए, पार्टी टूट जाए या अलग अलग हो जाए तो उसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। जबकि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो उस हालत में चुनाव आयोग को सिंबल्स ऑर्डर्स 1968 लागू होता है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो है फर्क है, जो आपको शायद सब लोग नहीं बता रहे होंगे, यहाँ हम लोग समझा रहे हैं। और ये हमारी 100% रिसर्च की बात है, जिसमें कहा गया कि दल बदल कानून और जो विधानसभा सत्र चल रहा हो तब और विधानसभा सत्र ना चल रहा हो तो क्या फर्क होता है। तो विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो दल बदल कानून लागू हो रहा था और विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना था, लेकिन जब सत्र नहीं चल रहा है तो वो फैसला चुनाव आयोग करता है। विधानसभा सत्र में हो तो बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 2/3 होनी चाहिए, तब उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। जबकि ज्यादा विधायकों की संख्या वाले गुट को पार्टी पर दावा मजबूत हो सकता है, इसका फैसला चुनाव आयोग करता है यदि विधानसभा सत्र में नहीं चल रही है। अब आपको बताते हैं जिसका हम चर्चा कर रहे थे, सिंबल्स ऑर्डर 1968 क्या है। सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत सिर्फ चुनाव आयोग फैसला करता है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष या राज्यपाल की भूमिका नहीं होती है। जिसका चर्चा हम कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तब बंटवारा हो तो क्या होता है, तो उस वक्त सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत सिर्फ चुनाव आयोग फैसला करता है कि पार्टी का कौन सा बड़ा खेमा है और किसको उस पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कौन उसका असली हकदार होगा। विधानसभा से बाहर राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे पर यह फैसला होता है, जिसका जिक्र हमने फिर से कहा कि विधानसभा के बाहर यदि कोई बंटवारा हो रहा है तो उस पर चुनाव आयोग फैसला करता है और वो राजनीतिक पार्टियों के बंटवारे पर चुनाव आयोग इसको देखता है। चुनाव आयोग सभी पक्षों को सुनकर फैसला करता है, दोनों पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं, यदि पार्टी कई पक्ष गुटों में बंट गई है तो वो सब पक्ष को सुनता है और उसके बाद उस पर फैसला करता है कि कौन सा पक्ष जो है वो पार्टी का हकदार है। इसके अलावा यदि चुनाव आयोग को लगता है कि इसमें से कोई भी हकदार नहीं है तो आयोग सिंबल को भी फ्रीज कर सकता है, यानी जो चुनाव चिन्ह है, पार्टी का जो सिंबल है उसको फ्रीज कर सकता है, यानी वो किसी के पास भी नहीं होगा। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी भी पक्ष के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसका असली हकदार है तो वो फ्रीज कर देता है, यानी कोई भी खेमा पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है चुनाव के वक्त में। ये इसका मतलब है, यदि फ्रीज करने का मतलब है कि चुनाव आयोग जब फ्रीज कर देगा तो कोई भी खेमा, कोई भी गुट उस सिंबल को, पार्टी के सिंबल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं कि भाई किस तरह से सारा काम हो रहा है। और अभी जो है विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में, तो यानी वहां पर सिंबल्स ऑर्डर्स जो 1968 है उस पर विचार हो सकता है यदि वहां जाया जाए तो। यदि विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल आ जाएंगे तब भूमिका दूसरी होगी। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां एक ओर शिवसेना के खेमे से बागी विधायक टूटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ करीब 40 विधायक हैं। इसी को लेकर तमाम राजनेताओं का क्या कहना है, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं, हाँ, आज यहाँ मौजूद है, हाँ, और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उससे हम लोग आगे जाएंगे। मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होगा। जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। बिगड़ा गणित, हो गया खेल।
शिंदे नाराज, उद्धव फेल। ऑपरेशन लोटस कर गया कमाल। एकनाथ। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे इस खास शो में। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले दिखाते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या हिंदुत्व से दूरी का शिवसेना को नुकसान हुआ है? क्या हिंदुत्व से दूरी रखने का शिवसेना को नुकसान हुआ है? इस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। KTS तुलसी साहब जुड़ रहे हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा जुड़ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अनिल सिन्हा पुणे से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। KTS तुलसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आपका संविधान में विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज हासिल है, राजनीतिक अनुभव भी आपका लंबा है। क्या है अभी संविधान के हिसाब से स्थिति? क्या होगा, क्या हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आई है जी कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने कहा कि उनको कई टेलीफोन आए हैं जी, और वो टेलीफोन आए हैं, ज़बरदस्ती उनको ले गए हैं और फोर्सिबली उनको कैद करके रखा हुआ है ना। अगर ये सच है, अगर ये साबित हो जाता है तो जो एकनाथ शिंदे जी या जो उनके जो सहयोगी हैं जी, उनको बहुत मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि फोर्सिबली किसी को रखना जुर्म है। जी, तो अगर कोई जुर्म कर रहा है, उसके जुर्म के नेता वही होंगे जिन्होंने कब्जा किया जी लोगों के ऊपर, उनके विशेष के लेकिन खिलाफ। सर, MLAs को क्या फोर्सिबली रखा जा सकता है? बहुत MLA पर्सनली रखा जा सकता है, मगर MLA टेलीफोन करके ये कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती रखा गया है, फोर्सेबली रखा गया है जी। उनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। टेलीफोन करना भी बहुत मुश्किल है जी। अगर ये कुछ सही है तो फिर तो बाजी उलट जाएगी जी। और अगर सही एकनाथ शिंदे की बात को सही माना जाए कि उनके साथ 40 विधायक हैं, बागी विधायक हैं, तो क्या होगा? और आज जब हाउस सेशन में नहीं है तो क्या स्थिति बन रही है? कैसे होगा संकट का समाधान? नहीं, जुर्म तो जुर्म है जी, सेशन हो या ना हो। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा भी भुगतनी पड़ेगी जी। वो ये तो नहीं हो सकता ठीक है, वो अलग इशू हो गया। आप जुर्म भी करें जी, वो इशू मैं आपका समझ गया सर, लेकिन इसके आगे की स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति को आप कैसे जज कर रहे हैं? यदि उनके मैं साथ आपकी बात से सहमत हूं जी, मैं आपके बात के साथ सहमत हूं कुछ हद तक, मगर अगर कोई जुर्म कर देता है, इस इशू में ज़बरदस्ती किसी को ले आता है और उसको जाने नहीं देता, तो ये मामला तो जैसे ही FIR लॉन्च होगी उसी वक्त सरकार को काम करना पड़ेगा जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन कानून जिस काम के लिए बना था जी, वो काम जो है हो नहीं रहा जी। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ को क्रिमिनलाइज किया गया था, अभी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स जो है वो ओवरराइड करती है जी। और जो लोग जुर्म करते हैं वो निकल जाते हैं फंदे में से जी। ठीक है, मगर इस कानून को इंटरप्रेट सही तरीके से करना चाहिए जी। और इसको घना अपराध मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से 25 साल हो गए ये कानून बना था जी। और फिर भी
उसका उपयोग सर नहीं हो आपकी रहा। चिंता मैं समझ रहा हूँ, इस पर मैं आगे आता हूँ आपसे कि क्या होगा इसका आगे। मेरे जर्नलिज्म का असली मकसद होता है कि हम ग्राउंड जीरो पर हों, या एंकर बनकर स्टूडियो में बैठने से तो केवल आप समझ सकते हैं स्थितियों को, लेकिन ग्राउंड जीरो से जर्नलिज्म होती है और न्यूज़ इंडिया हमेशा ग्राउंड जीरो की जर्नलिज्म पर भरोसा करता है। इसलिए हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर हो रहा है वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला मौजूद हैं मुंबई में, और दूसरे सहयोगी मेरे रवि सराफ वो गुवाहाटी में मौजूद हैं। रवि और पीयूष, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लगातार लगे हुए हैं। पीयूष, क्या लग रहा है आपको वहाँ पर मुंबई में, क्या खबर है? अभी कहा गया है कि शरद पवार ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को यदि मुख्यमंत्री बनाया जाए तो काम हो सकता है। क्या आपको लग रहा है सरकार बच सकती है? और आपके जो मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में कई, क्या उनको अचकन पहनने का, सूट पहनने का नंबर आ गया है? धन्यवाद विजय जी। यहाँ पर मुंबई की और महाराष्ट्र की जो राजनीति है, चूँकि चलती मुंबई से है, और मुंबई का एक नज़ारा दिखाता हूँ। अभी बारिश हो रही है, तो जिस तरह से मुंबई की बारिश, मुंबई का पैसा, उसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति, तीनों का कोई भी जवाब नहीं है। कभी भी हो सकती है, कभी भी पलट सकती है। शुरुआत अगर शिवसेना की मैं बात करूं तो जब चुनाव जीतते हैं एनडीए के साथ और उसके बाद सरकार बनाने की बात होती है, एक लंबा कसमकस खिंचता है और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस को लेकर सरकार बनाने की बात करने लगती है और अंतोगत्वा सरकार बनाने के मोड में आ जाती है। लेकिन सरकार बनती, सरकार का गठन होता, उसके पहले ही एनसीपी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 7 बजे के आसपास जाके शपथ भी ले ली आनंद फानन में, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। बाद में कुल मिलाकर शरद पवार हस्तक्षेप करते हैं और अंतोगत्वा शिवसेना की सरकार बनती है। तो शुरुआती दौर से ही अगर देखा जाए तो ये सरकार संकटों में घिरी रही। कभी भी इसलिए बीजेपी जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है इस बार? बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो गलतियां हो गई थी उसे नहीं दोहराना चाहती, इसलिए बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। एकनाथ शिंदे ने, अगर मैं बात करूं, आज मैंने दोपहर शाम के वक्त एक पत्र डाला था ऑफिशियल ग्रुप में, जिस पत्र में 34 विधायकों के सिग्नेचर थे। एकनाथ शिंदे का कहना है कि 40 उनके संपर्क में हैं। अब ऐसे में अगर 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आके खड़े होते हैं तो दलबदल कानून, जिसकी बात बार बार कांग्रेस कर रही है, एनसीपी कर रही, शिवसेना भी कर रही है, वो दलबदल कानून शायद ना लग पाए। और दूसरा, अभी आपने समझाया भी कि इस वक्त सत्र नहीं चल रहा है तो इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जी रवि सराफ, ये पीयूष जो इंतजार कर रहे हैं खबर का, उसकी चाबी आपके पास है गुवाहाटी में। एक तो ये समझाइए कि कितने विधायक वहाँ पर ली मेरिट जो रेडिसन ब्लू होटल है उसमें रुके हुए हैं, कितने विधायक उनके साथ हैं और क्या मूवमेंट हो रहा है? क्या वो जो चाबी है सरकार बनाने की वहाँ पर है? बिल्कुल, देखिए चाबी क्या है, और ये कहा जाए कि भविष्य का जो महाराष्ट्र की जो पावर सेंटर है वो इस वक्त गुवाहाटी की रेडिसन होटल में है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाएं तस्वीरें। देखिए रेडिसन होटल है, मीडिया पर का जरूर यहाँ पर आपको भारी भरकम जमाना दिखेगा, तो सुरक्षा कर्मी गिने चुने हैं, क्योंकि एक बड़ा होटल है, इसके भी सुरक्षा कर्मी होते हैं, तो गिने चुने सुरक्षा कर्मी गेट पर मौजूद है। जो एक बड़ा आरोप जो लग रहा है कि बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, सुरक्षा का ताकबंद पर, ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। होटल के लिहाज से जो सुरक्षा होती है वो यहाँ पर जरूर मौजूद है। विधायकों की अगर संख्या की बात करें तो देखिए एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि 34 विधायक जो है उनके पास में है, उसके अलावा भी आधा दर्जन से ज्यादा विधायक जो है उनके पास में है, उनका समर्थन हासिल है। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात निकल कर आ रही थी, एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जब उद्धव ठाकरे करेंगे उसके बाद, पर फिलहाल एकनाथ शिंदे ने मौन व्रत मना लिया। तो अब देखना ये होगा कि क्या एकनाथ शिंदे देर रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ मूवमेंट बनाएंगे, पर फिलहाल सुरक्षा कर्मियों का यहाँ पे उतना ज्यादा जमावड़ा नहीं है जिस तरह की बातें दिल्ली से हो रही है और महाराष्ट्र से हो रही है। पर फिलहाल इस रेडिसन होटल में 30 से ज्यादा विधायक अभी फिलहाल। रवि, क्या आपको लगता है कि मन बदल सकता है एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद? देखिए अगर मन बदलने की बात होती थी तो बहुत पहले हो गया होता। अब कहीं ना कहीं दूरी बहुत ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र और गुवाहाटी की बात करें तो दूरी एक बहुत ज्यादा फासला हो चुका है, तो ऐसे में मन बदलना, भावना परिवर्तन हो जाना अब नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह के तलखी भी निकल कर आ गए हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थकों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, और संजय राउत जब वो खुद कह रहे हैं कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार है, वही संजय राउत है जो
नतीजे जब आए थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के, तो लगातार वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज वो कह रहे हैं कि हम संघर्ष करने को तैयार है। तो आप समझ लीजिए कि हथियार शिवसेना ने, संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं डाल दिया, क्योंकि उनके रुख अब बदल चुके हैं। अब वो सड़क पर संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, अपनी संघर्ष की दौड़ के एक बार फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो अब बदलाव कहीं ना कहीं होता हुआ महाराष्ट्र में बहुत जल्द दिखेगा। पावर सेंटर इस वक्त जो है, ठीक है रवि, रेडिसन होटल में बैठा हुआ जी। पीयूष आपको जोड़ना चाहते हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है पहले। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा था कि उद्धव ठाकरे जब शरद पवार से मुलाकात कर कर और 1 घंटे की बैठक कर कर निकले हैं, तो मातोश्री वो पहुंचेंगे और मातोश्री पहुंचकर वो एक तरह से सख्त प्रदर्शन करने की कोशिश, एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश होगी। और विजय जी, चलते चलते एक चीज कहना जरूर चाहूंगा, सत्ता की रंगत अद्भुत है, पद से अनेक चिपका करते, जब बहे राजरस की धारा अच्छे अच्छे फिसला करते। अब ये धारा बह रही है और देखना है कौन कौन इसमें फिसलेगा। बिल्कुल ठीक बात है मेरे कविवर मित्र, बारिश भी हो रही है और आप राजनीति में फिसलने की बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से, और मेरे मित्र और राजनीति के विश्लेषक, गणित को समझने वाले प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन उनके साथ चर्चा करेंगे उससे पहले एक ग्राफिक देख लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपनी 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर सत्ता के लिए धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। लेकिन जिस विचारधारा के बल पर शिवसेना खड़ी हुई थी, 2019 के बाद शायद उसी को भूल गई, या ये कहें कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए शिवसेना की विचारधारा को किनारे कर दिया। उद्धव की भूल यदि हम समझें तो देख सकते हैं कि हिंदुत्व से दूरी कहा जा रहा है, हनुमान चालीसा विवाद, लाउड स्पीकर विवाद और राम मंदिर को लेकर जिस तरह से उन्होंने दूरी बनाई और जिस तरह की उनकी भूमिका रही, ये उद्धव की भूल मानी जा रही है। पिछले 2.5 साल में उद्धव सरकार पर कई संकट आए, कभी सरकार के फैसलों पर सवाल उठे तो कभी एनसीपी के सरकार में दबदबे को लेकर। वहीं हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में उद्धव का ओबीसी का साथ लेने पर एक संकट खड़ा हुआ। तो जो सबसे बड़े संकट है, ओबीसी का साथ लिया, नवाब मलिक का मामला आया, वो भी एक परेशानी की बात थी, आर्यन खान केस में भूमिका सरकार की, फिर सुशांत केस में, और आदित्य ठाकरे को जो छूट सरकार में मिली है वो भी शायद उनके संकट का एक कारण बना। जी, वक्त है छोटे से ब्रेक का। हमारे सभी सहयोगी और विशेषज्ञ बने हुए हैं, महाराष्ट्र के संकट पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर, आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या हिंदुत्व से दूरी का शिवसेना को नुकसान हुआ है? आप हमें अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर दे सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में बताएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट कर आते हैं। आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है, समझानी है, कहीं मत जाइएगा। बिगड़ा गणित, हो गया खेल। शिंदे नाराज, उद्धव फेल। ऑपरेशन लोटस कर गया कमाल। एकनाथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक तूफान की। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बीच में हमारे पास जनता की बातचीत आई है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं महाराष्ट्र का अंकगणित, कि महाराष्ट्र का अंकगणित क्या कहता है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय 287 सीटें हैं, उसके लिए बहुमत में 144 सीटों की जरूरत है, और एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पार्टी के पास 152 सीटें हैं, जिसमें शिवसेना के पास 55 विधायक, कांग्रेस के पास 44 और एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। लेकिन ये बात थी कल की, आज क्या स्थिति है इसको भी देखते हैं। यदि इसमें देखें, एनडीए के पास इस समय 113 विधायक, उसमें बीजेपी के 106 और 7 दूसरे विधायकों का उनको समर्थन प्राप्त है। अब जो आज की स्थिति है उसमें जो दावा है, शिवसेना के 38 विधायक जो हैं वो बागी हो गए साहब। 55 विधायक थे, उसमें से 38 विधायक बागी हो गए, इसलिए सारा तूफान मचा हुआ है। अब यदि एनडीए के, ऐसा जो माना जा रहा है कि एनडीए के 113 विधायक, यदि इसमें मान लिया जाए कि बागी विधायक 38 है, ये इसके साथ आ जाएं, तो क्या बीजेपी की सरकार बनती है? उसमें कहा जा रहा है कि 151 हो जाता है सब गणित।
यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है अगर ये 38 विधायक, पहली बात 38 है, दूसरी बात ये 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। इसमें अगर बहुत सारे हैं, इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं, यानी वो कहते हैं ना कि टू मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, तो वैसी स्थिति यहाँ पर चल रही है। इसलिए इसको ये समझ लें कि केवल संकट क्या है। अब यदि इसको महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जिसकी सरकार इस समय चल रही है उसमें से 152 में से इन 38 विधायकों को निकाल दिया जाए तो उद्धव ठाकरे के पास जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास सिर्फ 114 विधायक रह जाते हैं, यानी उनकी सरकार संकट में आ गई है। अब इनमें उद्धव के साथ में 114 में बीजेपी के कुछ साथी हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो उनके साथ आ सकते हैं, वो 7 विधायक हैं, वो आते हों तो, और 21 अन्य विधायक हैं तो उनके पास कुल मिलाकर 142 हो जाते हैं। 142 विधायक होने के बाद भी उद्धव ठाकरे के पास अभी बहुमत नहीं दिखाई देता। तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अब कैसे होगा, ये हमारे गेस्ट के साथ समझेंगे। मेरे साथ जो प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा हैं वो राजनीतिक गणित को बहुत अच्छे से समझते हैं, और अनिल साहब जो है, अनिल सिन्हा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीक तरीके से समझते हैं। इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं जनता के मन की बात, वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। एक्चुअली जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। एक्चुअली राजनीति तो सही है बाकी, लेकिन ये जो हो रहा है पूरा माहौल वो पूरा गलत हो रहा है। और हमें सबको लगता है, पूरे महाराष्ट्र को जनता को लगता है कि शिवसेना की सरकार सही थी और आगे भी शिवसेना की सरकार ही रहनी चाहिए। एकनाथ शिंदे को लेकर ये करना चाहिए कि इतने बड़े भरोसे ठाणे जिले के पालक मंत्री हैं, तो ये जो किया वो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, इसका नतीजा आगे क्या क्या होता है ये कुछ बोल नहीं सकता। तो क्या है कि पागलपन चल रहा है, उसके वो तो बाला साहब ने बड़ा किया है। और गर्व से मतलब हम शिवसेना ने ऐसा गद्दारी नहीं करने मांगता है। माननीय उद्धव साहब ठाकरे ये हमारे प्रमुख के लड़के हैं, शिवसेना प्रमुख के, वो इतने अच्छे नेता हैं कि गाइडेंस करने अच्छा लगता है। तो ऐसे कई मिलते हैं, शिवसेना में आते हैं और जाते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे ने ऐसा गद्दारी नहीं करने मांगता। एक्चुअली जो भी महाराष्ट्र में आज जो कुछ भी हो रहा है देश की राजनीति में वो नया नहीं है। पिछले कुछ साल में देखें तो ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बनी थी। उत्तर प्रदेश में जहां चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में पावर गेम हुआ था, वहीं बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में भी करीब करीब ऐसी ही स्टोरी चली थी। तो दोनों बार उसी तरह की कहानी दोहराई गई, तो आज भी करीब करीब ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र में चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय साहब के पास आऊँ, गणित थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए पहले सिन्हा साहब से समझ लेता हूँ कि क्या कहानी है। सर, आप तो बाला साहब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक की राजनीति को समझते हैं। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए हम? ये तो हाँ, कहाँ से चले थे नहीं, मुझको लग रहा है कि अभी वर्षा से मातोश्री चले गए हैं। अच्छा। जाने मतलब आज से जाएंगे जी, ऐसा उन्होंने कहा है जी। तो इसका मतलब ये है कि इससे ये साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं जी। अब एक और अभी तुरंत एक खबर देख रहा था मैं जी। वो खबर ये है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पेशकश मतलब उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, ऐसी कोई खबर कहीं देख रहा था। अब उनका क्या रिस्पांस होता है ये देखना पड़ेगा। इसमें एक पेच ये है कि ये जो जितनी मेहनत उन्होंने की है भाजपा की सहायता से, गुजरात फिर उसके बाद गुवाहाटी, तो ये जो है थोड़ा सा अनलाइकली लगता है, मतलब उतना आसान नहीं है क्योंकि फिर भाजपा भी। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकते हैं और उद्धव ठाकरे का जाना तय है, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? मतलब अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अगर ये इनका अगर उद्धव ठाकरे ये प्रस्ताव रखते हैं एकनाथ शिंदे से कि वो मुख्यमंत्री बन जाए और वो शिवसेना नहीं तोड़े, तो इसका क्या रिस्पॉन्स होता है कहना मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना में उनकी बगावत को लेकर रिजेंटमेंट ही आपने देखा ही जन की बात में कि वो जो है ग्राउंड पे तो उनको कठिनाई होगी क्योंकि ये शिव सैनिक इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे जी उनकी बगावत। प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा,
अब आप मुझे समझाइए, आपके हवाले है ये वतन, क्या गणित है, क्या राजनीतिक गणित कह रही है, क्या ठाकरे साहब का होगा, क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। थोड़ा सा इसको मुझे विस्तार से समझा दीजिए। बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है जी। और आप कह रहे हैं कि मैं इसको गणित के आधार पर बताऊं, तो ये तो लगभग असंभव है जी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं विजय जी, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। यस। और इम्पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में कुछ खास जमता नहीं है। तो लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए इसमें कितने सारे फैक्टर्स हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम शुरू करें 2009 से, जब शिवसेना बीजेपी का सीनियर पार्टनर था, जब तो उस समय शिवसेना का आप देखिए अगर रिकॉर्ड, तो 16% और 20% के बीच की पार्टी रही है जी। ये तो, और इस वजह से वो जब वो बीजेपी से वो टीम अप करते थे, तो जब वो हारे हैं 2004 में हारे, 9 में हारे, तो उस समय बीजेपी का भी वोट शेयर 20% से कम होता था जी। ये 14 में आकर स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी का वोट शेयर 20% क्रॉस कर गया अपने आप, लेकिन शिवसेना का वोट शेयर कहीं ना कहीं उसी रेंज में अभी भी है, 16% जब वो अलायंस में लड़ते हैं और तकरीबन 20% जब वो अकेले लड़ते हैं जी। तो अब शिवसेना के लिए ये जो कह रहे हैं काफी लोग, आपने जैसे आपने मुझे ये देखा मैंने, आप कह रहे हैं कि शिवसेना की क्या ये भूल थी हिंदुत्व से दूर जाने की। मैं इसको थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से देखता हूं विजय जी, कि देखिए बीजेपी को हिंदुत्व पर आज की तारीख में चैलेंज करना मुश्किल है जी। शिवसेना जैसी हिंदुत्व पार्टी के लिए भी मुश्किल है जी। क्योंकि अगर वो उनके साथ रहेंगे तो वो जानते थे कि धीरे धीरे उनकी ही टर्फ पर वो कैप्चर हो जाता बीजेपी से। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जब ये स्टेप लिया कि हम महाविकास अघाड़ी में आएंगे, तो उन्होंने साथ में ये भी समझा कि अब सही समय है कि अपना डिफरेंशिएशन पॉइंट जो है, जिस पर वो शुरू हुए थे बाल ठाकरे जी के समय पर, कि अब हम वापस अपने जो मराठी मानुस का एक मुद्दा है हम उस पर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें कल को कोई प्रो मुस्लिम पार्टी बोल देगा, हमारा हिंदुत्व बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन जो हमारा मेन एजेंडा है उसको हम वापस एक रीजनल आइडेंटिटी पे लेके जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है बीजेपी के जो कोर हिंदुत्व को काउंटर करने की। बैकग्राउंड में हमारा हिंदुत्व है, लेकिन हमारे पास एक मुद्दा है जो कि ममता बनर्जी के पास जैसे बंगाल में था जी, उनके पास वहां हिंदुत्व नहीं था, उनके पास केवल बंगाली मुद्दा था। वहां पर लोगों का और मुद्दे थे, वो महिला थी, वो वगैरह वगैरह, लेकिन यहां पर ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। मुझे लगता है जहां पर ये चीज खराब हुई है वो उद्धव ठाकरे साहब का जो एक मोडस ऑपरेंडाई है, जिस तरीके से उन्होंने डील किया है, और बीच में मुझे लगता है कोविड की वजह से और उनके जो अपने स्वास्थ्य के मुद्दे थे, शायद उसकी वजह से भी एक डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं आया है। लेकिन विजय जी, मेरा यह मानना है अगर एकनाथ शिंदे साहब बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते हैं तो इसके बाद एक नया आप एक स्वरूप देखेंगे राजनीति का, कि महाराष्ट्र राज्य जो है वो इलाकों में बटा हुआ है और हर इलाके में किसी पार्टी का डोमिनेंस है। उदाहरण के तौर पर शिवसेना का जो डोमिनेंस है वो मुंबई, ठाणे और कोंकण पट्टी में है जी। ऐसे ही एनसीपी का डोमिनेंस जो है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र के इलाके में जी। और जो एक समय पर कांग्रेस का बैस्टन था विदर्भ का इलाका, वो आज बीजेपी का इलाका बन चुका है जी। तो आप बिहार की तरह यहां पर अभी भी आपको दो चाहिए साथ आने के लिए जी। लेकिन अगर शिंदे साहब कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं बीजेपी के साथ, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा बीजेपी को शिवसेना के उस गुट को कोऑप्ट कर कोंकण पट्टी में, मुंबई वाले इलाके में और ठाणे वाले इलाके में बीजेपी की अपनी प्रेजेंस बना लेना। तो मतलब ये बीजेपी के लिए ज्यादा फायदे का सौदा होगा यदि एकनाथ शिंदे उनके साथ आ जाते हैं तो। बिल्कुल फायदे का सौदा होगा। और एकनाथ शिंदे और जो उनके, जैसे कि आपको मैंने कहा कि वो एक रीजन अगर बीजेपी शिवसेना के इन बागी एमएलए के जरिए कैप्चर कर लेती है, तो बीजेपी शायद अगले चुनाव में इस स्थिति में आ जाएगी। उनको लगता होगा कि वो अभी जो उनका 100 से ऊपर की सीटें हैं, अगर वो ये 30-40 सीटों के इलाके में एक अपनी पैंठ बना लेती है इन एमएलए के जरिए, तो शायद फिर हम एक वन पार्टी रूल शायद बीजेपी सोच रही है इसको। ठीक है, तो मेरा जी सिन्हा साहब, जो कार्तिकेय कह रहे हैं इसका पॉलिटिकल मतलब मुझे समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ही वहां पर धोखा खा चुकी है। 2019 में एनसीपी के नेता आए, सुबह सुबह गवर्नर साहब को जगाना पड़ा, चाय पिलाई, सब कुछ किया और फिर सारा गड़बड़ करवा दिया आपने। अब क्या एकनाथ शिंदे पर बीजेपी को भरोसा करना चाहिए या वापस लौट जाएंगे वो अपने घर में, जब आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी है?
नहीं, देखिए ये मुश्किल है भरोसा करना, इसीलिए कि एक तो है क्या कि उनकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी जी भाजपा में आने के बाद, मतलब भाजपा के पूरी तरह साथ हो जाने के बाद और शिवसेना से अलग हो जाने के बाद उनका असर कितना रहेगा। उसमें ऐसा है कि जैसा ये बता रहे थे कि जो शिवसेना का जो मतलब जनाधार है वो लगभग इंटैक्ट है अभी भी जी, उसमें कोई बहुत छेद नहीं हुआ है जी। तो ऐसी स्थिति में अगर शिंदे वापस भी जाते हैं तो वो उसको मतलब छेद कर पाएंगे, इसमें थोड़ा एडवांटेज होगा यहाँ वहाँ, लेकिन वो पूरी पट्टी जो है उससे शिवसेना को बेदखल करना शिंदे के जरिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है या, लेकिन कोई ज्यादा असर नहीं हुआ कि जैसे कि नारायण राणे अभी मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहे, ये मानना चाहिए, क्योंकि जो पैठ दिलानी चाहिए कोंकण पट्टी में वो कहाँ दिला पाया, वो कोंकण के हैं जी। तो ये जो है ये पॉकेट्स में एक आध जगह हो सकता है, लेकिन शिंदे के जरिए शिवसेना को की जो का जनाधार है उसको खिसका देना, ये थोड़ा अभी हमको लग रहा है ज्यादा दिक्कत होगी। अभी जो इनका असर है शिंदे का वो ये है कि सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे की सरकार शिंदे के जाने से गिर जाएगी, वो पक्का है। ये पक्का आपको लग रहा है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं है तो हम बहुत जल्द उसमें कुछ नहीं, अगर वो गए तो, क्योंकि अभी भी चल रहा है, अभी आप मत मानिए कि नाटक खत्म हो गया है, अभी सीन जो है अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है, जिसमें वो उधर चले गए या इधर चले गए वो जो है तो वो बाकी है, क्लाइमेक्स अभी नहीं, क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है। कार्तिकेय अनिल सिन्हा साहब ने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा क्लाइमेक्स आना बाकी है। मुंबई के लिए कहा जाता है कि वो फिल्मों की दुनिया है, बॉलीवुड की नगरी है, लेकिन अब बॉलीवुड की नगरी भी बदल गई, अब वहाँ पर OTT का ज़माना आ गया है। तो OTT में जो है बॉलीवुड की जो फिल्म होती थी उसकी स्क्रिप्ट तो पहले लिखी जाती थी और उसका आखिर तक का शॉट्स भी फाइनल होता था कि लास्ट शॉट क्या होगा, है ना। OTT में क्या हो रहा है, उसकी वेब सीरीज में हर एपिसोड नया होता है और उसमें पता नहीं होता कि कौन तो विलन है, कौन हीरो है और किस एपिसोड में कौन विलन है, कौन हीरो है और क्या बदल जाएगा, क्या लास्ट ट्विस्ट होगा। क्या आप ऐसा ट्विस्ट देख रहे हैं? विजय जी, आपने OTT का जिक्र कर ही दिया है तो ये भी कह दें कि जब से भाजपा आई है सत्ता में पॉलिटिक्स भी ओवर द टॉप हो गई है। मैं एक बार पहले जो अभी सिन्हा साहब ने बोला उसमें एक बात ऐड करूंगा कि देखिए शिंदे साहब एक केवल अप लीडर नहीं है, वो दीगे साहब की लेगेसी भी लेकर आते हैं थाने के इलाके में। जी, थाने के बड़े लीडर हैं। वो फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने आप आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे पूरा शिवसेना के वोट बैंक में, लेकिन फर्क तो पड़ जाएगा। अगर 40 MLA आप लेकर जाते हैं तो आप पूरी काफी सारी मशीनरी भी अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसे सिंधिया साहब अगर आज की तारीख में चंबल के इलाके के लोगों को साथ लेकर चले गए कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस के स्ट्रक्चर को डेंट तो लगा है वहां पर। अब वो रिबिल्ड कर पाते हैं या नहीं अलग बात है, लेकिन जहां तक सिन्हा साहब की बात से मैं अग्री करता हूं, अभी तक हमने फाइनली हुआ नहीं है। देखिए विजय सर, कांग्रेस के अंदर एक बहुत अच्छा 2 उदाहरण है आपके सामने। क्या हुआ, एक तरफ है सिंधिया साहब का उदाहरण, एक तरफ पायलट साहब का उदाहरण जी, कि सिंधिया साहब के केस में वो जो लोडिंग हुई थी वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई जी, लेकिन पायलट साहब के केस में पायलट भी थे, प्लेन भी था, लेकिन टेक ऑफ नहीं हुआ जी। तो अब यहां पर क्या टेक ऑफ लेता है या नहीं, अभी इस पर संदेह है, क्योंकि क्या होता है जो बारिश हो रही, मुंबई में बारिश हो रही है तो क्या स्किड कर सकता है टेक ऑफ के वक्त? आशा करते हैं ऐसा कोई भी प्लेन स्किड ना करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं विजय जी कि जब MLAs बागी होते हैं तो काफी सारे थॉट से जाते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है इन एपिसोड्स को, कि जल्दी से एक आउटकम निकलेगा और हमें कुछ मिल जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका पेशेंस कम होता जाता है। कार्तिक, एक बात समझाइए मुझे थोड़ा सा कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को अलग दिखा रही है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के पास गई और उसने कहा कि भाई ये सरकार संकट में आ गई है या बहुमत इसका खत्म हो गया है तो उनको विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए? क्यों ये तैयारी या क्यों इस तरह की मांग नहीं की गई? क्या कारण आपको लगता है? सर देखिए, हाँ विजय सर, इसमें 2-3 टेक्निकलिटीज हैं। एक तो कि एंटी डिफेक्शन लॉ का अभी क्या स्टेटस है। अगर केवल 30 ही MLA हैं उनके पास, शिंदे साहब के पास,
तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और उस केस में कहां वोट क्या होता है ये थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा। दूसरी बात, अभी भी हालांकि स्पीकर नहीं है महाराष्ट्र असेंबली में, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर एनसीपी का ही है, और ऐसे केसेस में डेप्यूटी स्पीकर के पास बहुत बड़ी एक ताकत आ जाती है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन और जो पूरा उनका वोट है वो कैसे उस पर वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा कि आपने भी अभी कहा कि देखिए दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, और क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं, जहां जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वो पहले एक बार गच्चा खा चुके हैं, तो शायद इंतजार ये हो रहा है कि एक बार रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएं और एक्चुअली शिंदे साहब एक ऐसी पोजीशन में हो जहां एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे और वही शिवसेना बन जाए, अगर 37 एमएलए उनके पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं विजय सर कि टाइम इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, कि जैसे जैसे टाइम जाएगा तो जो लोग गुवाहाटी में बैठे हैं उनका इम्पेशेंस बढ़ेगा। वो इम्पेशेंस जब बढ़ेगा तो जो सरकार में है फिर उसके पास वो बेनिफिट आ जाता है, एडवांटेज आ, बिकॉज जो सरकार में है उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है उनको, कि भाई तुम फला फला कोऑपरेटिव प्रेसिडेंट बन जाना, तुम फला फला ये करा देंगे। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइम इज ऑफ द एसेंस, जितना जल्दी ये रिजॉल्व होगा उतना एडवांटेज शिंदे साहब एंड बीजेपी। अगर ये खिंचा लंबा तो एडवांटेज वापस शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस। जी सिन्हा साहब, ये प्लेन टेक ऑफ करेगा या बारिश की वजह से स्किड करेगा, या टर्बुलेंस कौन फील कर रहा है, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस? नहीं, ये टर्बुलेंस तो उद्धव ठाकरे फील कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस क्यों करेंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इस बार एक अच्छा, मतलब बीजेपी ने एक अच्छी चीज क्या की है कि वो जो है सीन में सीधे मतलब मंच पर नहीं आ रही है, तो मंच पर नहीं आ रही है तो कम से कम उनको कोई कमिटमेंट, मतलब लोगों के बीच में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं हम सरकार बना लेंगे, ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने डे वन से, मतलब डे वन मतलब जो चल रहा है 1-2 दिन से, उस समय लगातार वो लोग बहुत एक डिस्टेंस जो है, पब्लिक डिस्टेंस। अरे सर सिन्हा साहब, वो आनंद एक सुपर हिट फिल्म थी आनंद, उसका एक डायलॉग था, राजेश खन्ना कहता है कि हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं और डोर तो दिल्ली वाले के हाथ में है। हाँ वो है, वो तो है ही, उसमें क्या है, डोर तो दिल्ली वाले के हाथ में है। तभी तो आप देख रहे हैं कठपुतलियां जो है बम्बई से सूरत, सूरत से वहां तक नाच रही हैं, तो वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अभी हमको लग रहा है क्या है कि अब शिंदे को अगर मान ले, जिस तरह की आप भाषा देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो संबोधन किया है उसमें उन्होंने कोई अटैक नहीं किया शिंदे जी। अच्छा, लेकिन इससे क्या वापस आ सकते हैं, इससे क्या वापस आ सकते हैं? ये तो एक इमोशनल स्पीच तो ठीक है सर, ये पॉलिटिकल स्पीच तो नहीं है ना। जो एमएलएज बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, और वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लीडर के नेतृत्व में बैठे हुए हैं, तो क्या वो भाषण सुन के वापस लौट सकते हैं? नहीं, इसको ऐसा मत मानिए। इसीलिए कि ये जो लोग हैं, जैसे कि हम लोग, मतलब अब गलत होगा घूटा हुआ बताना, लेकिन सीजन अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव लगता है, लेकिन हिंदी में अगर आप संजय राउत साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं जी। राऊत चव्हाण हे सगळे आता आतमध्ये आहेत। मुख्यमंत्री आता वर्षा बंगल्यातून मातोश्रीवर राहण्यासाठी निघालेले आहेत। मोह माया सत्ता याचा आम्हाला अजिबात लोभ नाही। आम्ही लढणारे लोक आहोत, आम्ही लढत राहू आणि शेवटी सत्याचा विजय होईल, अशा प्रकारची भूमिका आहे। दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी येऊन महाविकास आघाडीला आणि उद्धव ठाकरे। संजय राउत साहब ने कहा कि एक तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और फिर वो माया मोह की बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं, हमने तो चर्चा नहीं की थी कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, लेकिन संजय राउत साहब जरूर इसका जिक्र कर रहे थे और सत्य की विजय की बात भी वो कर रहे थे। सत्य की विजय तो होती है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त बहुत कम है, मैं और ज्ञान आपसे चाहता था। सिन्हा साहब और प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या हिंदुत्व से दूरी का शिवसेना को नुकसान हुआ है। इस पर आप लोगों की राय हम तक मिली है और इसमें 77% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, यानी लोगों का मानना है कि हिंदुत्व से दूरी का शिवसेना को नुकसान उठाना पड़ा है, और 23% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है, उनका मानना है कि ऐसा नहीं है।
आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना। अब छोटी सी बात मेरी यानी विजय व्यू। दिन बदलने के साथ मुद्दा भी बदल गया। कल हम सेना की बात कर रहे थे, आज शिवसेना की बात कर रहे हैं। कल तक हम बात कर रहे थे कि सेना में कितने सैनिक रखे जाएंगे और कितने निकाल दिए जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं शिवसेना के बागी सैनिकों की। जब से बागी विधायकों का फोन नॉट रीचेबल हुआ है, तब से सूरत और गुवाहाटी के मोबाइल टावर्स की फ्रीक्वेंसी चेक की जाने लगी है। शिव की सेना अब नाथ के साथ हो गई है। चौड़ी सड़क अब पतली होने लगी है। दिन के समय में बदली हो गई है। सेना का मुखिया उदास है। बस जरा सी आग क्या लगी, जागते चौकीदार ने रातों रात सबको गुवाहाटी रवाना कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या भला? कल तक अखबार की सुर्खियां बनाने वाले अब खुद अखबार की सुर्खियों का सामना करते नजर आएंगे। पार्टी बचेगी या खत्म होगी, सूचना मिलेगी तो हम जरूर बताएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक वो वक्त था जब बाला साहब ठाकरे का नाम मुंबई की गलियों से लेकर देश के कोने कोने में गूंजा करता था। शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी बनाकर उसकी एक मजबूत नींव रखी थी। उनके एक इशारे पर लाखों लोग एकजुट हो जाते थे। उनके नाम का एक अलग जलवा था, वर्चस्व था। लेकिन आज उन्हीं की बनाई पार्टी शिवसेना कई टुकड़ों में बंटती दिख रही है। पार्टी हाशिए पर है। शिवसेना के मन से राजबी ठाकरे अलग हो चुके हैं और जो कभी साथी थे वो आज बागी होते दिख रहे हैं। आज सत्य की विजय के इस लास्ट सेगमेंट, इसको देखा क्या में आपको बाला साहब पर आधारित एक वीडियो दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना भी ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर।